एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ टीजीटी सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले के जो 6 प्रैक्टिस सेट है मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप जब सोशल साइंस नाम से आपको प्लेलिस्ट जो है चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ आपको 6 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और सोशल साइंस से संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का। जो हमारा पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण व्यापक सिद्धांत के कार्यान्वयन के बारे में सही है। व्यापक सिद्धांत यानी कि डलहौजी का व्यापक सिद्धांत बोलिए या राज्य हड़प नीति। ठीक है, तो इनमें से सही आपको बताना है। दिखा देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पहला समूह उन राज्यों से बना था जिन्हें वे ब्रिटिश सरकार के निर्माण का जिम्मेदार मानते थे। उन राज्यों के शासकों को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ठीक है। दूसरा, डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 अलग समूह में वर्गीकृत किया था। तीसरा, गौण और अधीनस्थ राज्यों से दूसरे समूह का गठन किया गया। व्यापक के सिद्धांतों को इन राज्यों के समूह में सख्ती से लागू किया था। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ये प्रश्न है, ये इसके ऑप्शन हैं, तो सही उत्तर आप दीजिएगा। मैं आपको सही उत्तर बता दूं, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपका जो बी है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। देखिए, जो राज्य हड़प की नीति है डलहौजी की नीति थी। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका बहुत बार आता है। तो एक और बात मैं बता देती हूँ, जो डलहौजी ने राज्य थे, जो भारतीय राज्य थे, उनको 3 श्रेणियों में बांटा था। ये प्रश्न भी आपका बहुत बार आता है। देखो, इसी से बहुत सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो 3 जो समूह में या वर्गों में भारतीय राज्यों को बांट दिया था डलहौजी ने। तो पहला जो समूह बांटा था वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला समूह बांटा था अधीनस्थ राज्यों का। अधीनस्थ, यहाँ से प्रश्न आता है अधीनस्थ राज्य। देखो, पहला समूह बांट दिया अधीनस्थ राज्य का। ये राज्य ना पूर्णतः कंपनी पर जो है आश्रित थे। ठीक है, जैसे कि झांसी, जैतपुर, संबलपुर। ठीक है, ये जो हैं इन राज्यों के जो शासक थे, निसंतान होने पर जो है इनको उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ राज्य इन्होंने इस वर्ग में बांटा था। तो कौन कौन से राज्य को बांटा था, ये प्रश्न भी आता है। पहले वर्ग में अधीनस्थ राज्य में झांसी, जैतपुर, संबलपुर। दूसरा जो वर्ग बांटा था या समूह बांटा था आश्रित राज्य। आश्रित राज्य, देखिए, आश्रित राज्य। आश्रित राज्य में जो है इन्होंने बांटा था अवध, ग्वालियर और नागपुर को। ठीक है, ये जो थे ना, ये कंपनी के अधीन नहीं थे। कंपनी के अधीन तो नहीं थे, लेकिन कंपनी पर आश्रित थे, क्योंकि जो बाह्य सुरक्षा के लिए जो है कंपनी पर ये आश्रित थे। गोद लेने की छूट थी, लेकिन पहले कंपनी की इजाज़त लेनी पड़ती थी। वे थे आश्रित राज्य। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखोगे ना, खुद पे खुद समझ जाओगे कि कौन सा सही था। अब देखिए, तीसरा जो इन्होंने बांटा था वो बांटा था भाई, तीसरा जो बांटा था वो बांटा था इन्होंने इन राज्यों को जो है उत्तराधिकार, जो उत्तराधिकारी थे ना, वो गोद लेने की छूट थी। ठीक है, जो तृतीय श्रेणी में इन्होंने बांटे थे, जो कि जयपुर है, उदयपुर और सतारा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न आपका बहुत बार जो है एग्जाम में आता है। तो इसी से संबंधित एक प्रश्न भी आता है व्यापक सिद्धांत से, कि जैसे आपको नाम दे दिए जाएंगे, झांसी को कब मिलाया गया। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया। देखिए, झांसी को जो है 1853 में ब्रिटिशों ने अपने उसमें मिला लिया था। 1853 में। बात आती है नागपुर की। ये मैच करना भी आता है। ठीक है, कौन सा क्रम सही है। झांसी को किसी भी तरीके से आ सकता है। झांसी अगर आ जाए आपका, तो झांसी को मिलाया 1853 में। अगर बात आती है नागपुर को मिलाया 1854 में। नागपुर 1854। अब बात आती है जो अवध है 1856।
अवध 1856। ठीक है, पहले आपका सतारा आएगा। ठीक है, वो मैं भूल गई, आपका सतारा बता दी, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया मैंने। देखो सतारा को मिलाया था 1848 में, फिर आपका जैतपुर संबलपुर को 1849 में। ठीक है, फिर आपका झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। तो एक प्रश्न आता है अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया था। ठीक है, ऐसे करके आता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने वहदत उल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रुख प्रस्तुत किया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके मिर्जा मजहर जान जानू। ठीक है, बी है आपका मियाँ मीर, सी है शेख अब्दुल कादिरी, डी है शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो जो सूफी संत थे वहदत उल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रूप प्रस्तुत किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख अहमद सरहिंदी। ध्यान से देख लेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। अब मैंने जो आपका व्यपगत और डलहौजी के बारे में बताया ना, एक प्रश्न इनमें से आना ही आना, चाहे वो आपका कब कौन सा राज्य मिलाया, या 3 समूह में बटे थे, या व्यपगत किसने दिया था ये। ठीक है, ये प्रश्न आना ही आना। तो शेख अहमद सरहिंदी। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने दास प्रथा न होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने जो गलती से कह दिया था कि दास प्रथा नहीं थी, लेकिन उस समय थी। ए मेगास्थनीज, कौटिल्य, हवेनसांग, डी डायमिक्स। ठीक है, इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से किसने दास प्रथा न होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी? तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका होएगा मेगास्थनीज। ठीक है, बहुत बार आता है मेगास्थनीज की पुस्तक पूछी जाती है, इंडिका। और किसके काल में आया था? देखिए, आप भी थोड़ा सा है मेहनत कीजिए हमारे साथ, बताइए कमेंट में लिखकर किसके काल में आया था। सबसे पहले मैं आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो है मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं 318। ठीक है, मैंने मार्च 2021 में ये चैनल बनाया था, और इससे पहले जो है मेरा एक चैनल था सनराइज एजुकेशन से, वो मैंने डिलीट मेरा हो गया था। उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके थे, शायद कुछ बच्चे पहचान भी लिया हूँ मुझे। उसमें भी मैं DTPSB की तैयारी आपको करवाती थी। 318 मेरे हो गए हैं। तो मैं आप जो है आप और सहयोग दीजिए, चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखो, जो सोशल साइंस पढ़ना चाहता है वो तो करेंगे, साथ में जो DTPSB की अपडेट चाहता है, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहता है, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बिना जो है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है? खगोलीय प्रणाली पर आधारित आपको ग्रंथ बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। गणित सार संग्रह है, ऑप्शन ए है। नाम लिंगानुशासन, ऑप्शन बी है। आपका जो है अष्टांग हृदय, ऑप्शन सी है। पंच सिद्धांतिका, ऑप्शन डी है। देखिए, ऑप्शन जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, पंच सिद्धांतिका। इसके ऑथर कौन थे, किन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, ये भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अच्छे से अच्छी तैयारी होएगी, क्योंकि पूछ भी लिया जाता है, ये खगोलीय ग्रंथ था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? उमापति, धारा, हरिसेन, रवि कीर्ति, इनमें से कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर अपना स्कोर जो है शेयर कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। खलिक बारी किसकी रचना? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नवोदय विद्यालय में भी आया, DTPSB में भी आया था। खलिक बारी किसकी रचना है? मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन ए। रहीम, ऑप्शन बी। जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो, ऑप्शन डी। तो खलिक बारी जो रचना है वो आपको बतानी है। देखिए, ये जो अमीर खुसरो की रचना है, खलिक बारी ना अमीर खुसरो की रचना है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, विश्वास कीजिएगा। देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी मोटिवेट होंगी और अच्छी वीडियो और भी लेके आऊँगी। ठीक है, तूतीनामा किस ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद है, ये बताना है। तूतीनामा, ठीक है, देखो तूतीनामा जो किस ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद है, वो अनुवाद है। हितोपदेश, ऑप्शन ए। लीलावती, ऑप्शन बी। शुक सप्तती, ऑप्शन सी। रति रहस्य, ऑप्शन डी। इनमें से आपको चारों में से उत्तर देना है। तूतीनामा, देखिए तूतीनामा जो है किस ग्रंथ का, संस्कृत नहीं आएगा,
संस्कृत नहीं आएगा, ये आएगा सॉरी इसके लिए, ये फारसी आएगा। यानी कि किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद आ सकता है, लेकिन यहाँ फारसी है, यहाँ फारसी आएगा। ठीक है, जो आंसर होगा वो संस्कृत जो है, यहाँ जो है फारसी है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा ना वो संस्कृत ग्रंथ है जिसका फारसी अनुवाद तूतीनामा, ये ध्यान रखना। हितोपदेश ऑप्शन ए, लीलावती ऑप्शन बी, शुक सप्तती ऑप्शन सी, रति रहस्य ऑप्शन डी। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो आएगा शुक्त सप्तती। देखिए शुक्त सप्तती का जो है फारसी अनुवाद है तूतीनामा, जो कि लिखी थी, ये भी आया किसका ग्रंथ था, या किसने लिखी थी, जियाउद्दीन नक्शबी, जियाउद्दीन नक्शबनी ने। ठीक है, और जो शुक सप्तती थी जिसका फारसी अनुवाद तूतीनामा, ये संस्कृत का ग्रंथ था। ये जो आपका चिंतामणि भट्ट का जो ग्रंथ है जो है शुक सप्तती। अगर इसका फारसी अनुवाद बोले तूतीनामा, जो कि जियाउद्दीन नक्शबी ने ये लिखा था। ये प्रश्न भी आपका आया था, ये जो तूतीनामा किसका जो है, किसकी पुस्तक है, फिरोज तुगलक के टाइम की है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना अगर आ जाए तो। किताब उल हिंद के लेखक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि अल ब्रूनी, मिनहाज उस सिराज, हसन जामी फिर दोबारा से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ख्वारिज़म के निवासी थे। अब्बू रेहान वास्तविक नाम था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये वही महमूद गजनवी है जिसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, रेड की थी। ठीक है भाई, तो उत्तर बताइए किताबुल हिंद जो है अल ब्रूनी, ए सही हो जाएगा। विजयनगर के खंडर कहाँ से प्राप्त हुए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम्पी, गोलकुंडा, बीजापुर, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर दीजिएगा, विजयनगर के खंडर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आ जाएगा आपका हम्पी से, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैनुल आबिदीन ऑप्शन ए, शमसुद्दीन शाह ऑप्शन बी, हैदर शाह ऑप्शन सी, इन सभी को जो है ऑप्शन डी। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। देखिए उदार व्यक्ति था, अकबर की तरह सभी धर्म में जो है एक समान जो व्यवहार किया करता था, सहिष्णु जो एक शासक रहा है। तो ये आ जाएगा आपका जैनुल आबिदीन, इसलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में गोल्डन फाइबर भली भांति उगता है। गोल्डन फाइबर कहे तो जूट, ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है। ए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, सदाबहार वन में, रेतीले क्षेत्र में, दलदल क्षेत्र में। देखिए जो गोल्डन फाइबर है वो जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भली भांति से उगता है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, देखिए सेरीकल्चर हुआ, विटिकल्चर हुआ, पीसीकल्चर हुआ, तीनों से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। सेरीकल्चर होता है, ऑप्शन है आपका अंगूर की खेती को ऑप्शन ए, मछली पालन ऑप्शन बी, रेशम कीड़ों का वाणिज्यिक पालन ऑप्शन सी, डी आप इनमें से कोई नहीं लगा लीजिए, भूल गई होंगी मैं लिखना, टाइपिंग करते टाइम हो जाता है गड़बड़। सेरीकल्चर, सेरी आ जाएगा रेशम, शहरी रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन। अगर बात आती है विटिकल्चर की तो अंगूर की खेती, पीसी कल्चर करे तो मछली पालन, मछली जो है पालन करना। ठीक है, ये आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए जो आपका ऑप्शन ए है पंचायती राज से, ऑप्शन बी है केंद्रीय सरकार से, सी है प्रशासनिक निकाय से, डी है ग्रामीण आवास एवं पेयजल से। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये प्रश्न भी आया था, कमेंट करके बताना। जर्मनी पर जो है जर्मनी ने आएगा, सॉरी देखो टाइपिंग करते टाइम दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, जर्मनी पर नहीं, जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था, सितंबर 1939 ऑप्शन है, जून 1939 ऑप्शन बी, अगस्त 1939 ऑप्शन सी, जनवरी 1939। तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो आ जाएगा सितंबर 1939। आगे देखते हैं, सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था, भगत सिंह ऑप्शन ए,
लाला लाजपत राय ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन सी, जिन्ना ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है। बताइए, आपको ये ऑप्शन मिल गए हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा आपका भगत सिंह, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। देखो, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में करवाए थे। दादा भाई नौरोजी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आपका फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो भी आएगा मैं बता दूंगी। तो जो ये आएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन ए, जवाहरलाल ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी थी वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये आपका एग्जाम में आता ही है। रूसी क्रांति के समय जो है रूस का शासक, ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी निकोलस द्वितीय, ऑप्शन सी लेनिन, इनमें से कोई नहीं। तो रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय जो है वहाँ का शासक था। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपका ही फायदा होने वाला है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए कैबिनेट मिशन, बी क्रिप्स मिशन, साइमन आयोग द्वारा, इन सभी द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर सीधा ही आता आपको। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? देखिए जी, कैबिनेट मिशन के द्वारा, ए इज द राइट आंसर। 1946 का वाला कैबिनेट मिशन। देखिए, अगर आपको लगे कि मेरे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ, अच्छा प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 ऑप्शन ए, 28 जनवरी 1950 ऑप्शन बी, 4 अगस्त 1947 ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1950 ऑप्शन डी। भारत का संविधान लागू पूछा गया, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, एज इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न, 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया था, 3 सदस्य थे। कई बार प्रश्न आता है कितने सदस्य थे? 3 थे। इनमें से कौन नहीं है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, डी जॉन साइमन। देखिए, जो आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो है 1946 के क्रिप्स मिशन 1946 के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। लेकिन जॉन साइमन इसका उत्तर सही हो जाएगा, ये नहीं थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, ये प्रश्न आपका नवोदय विद्यालय, DSSB, एस्टेट, सीटेट सब में आता है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी कि NCERT से है, 9 दिसंबर 1946 का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शायद ये आपका 8th क्लास से है, ठीक है, NCERT। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, बी गोदावरी नदी पर, गंडक नदी पर, या जो है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना पिछली बार जो आपका ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है, 1-2 एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इसको जो है आप देखिए। देखो, मैं बता देती हूँ, जो है ये भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, नागार्जुन सागर जो परियोजना है। तो ये कौन सी नदी पर, अभी गिवन जो ऑप्शन है उनमें से क्वेश्चन है उसका आंसर है, ये है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कृष्णा नदी पर। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में, बनकर तैयार हो गई थी 1967 में, ठीक है। ये बांध जो है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। ये नागार्जुन सागर परियोजना है जो कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में, ध्यान रखना आता प्रश्न। ग्रिफिथ टेलर के क्लाइमोग्राफ की सापेक्ष आर्द्रता क्या है? ग्रिफिथ टेलर के क्लाइमोग्राफ, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए है 10% से 60%, 20% से 70%,
20% से 80%, 10 से 70%। तो जो आपका ग्रिफ टेलर के क्लाइमोग्राफ यानी कि जलवायु आरेख की सापेक्ष आर्द्रता है 20% से 80%। आगे ये हो गए हैं 25%। अच्छा एक नहीं हुआ, नहीं हो गए 25। तो ये 25 प्रश्नों का एक सेट था। पहले मैं 15 प्रश्न लेती थी, अब 25 लेती हूँ। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है इंक्रीज करती रहूँगी, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। देखो सब्सक्राइबर अगर बढ़ेंगे तो मेहनत करने का भी फ़ायदा है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।